हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 22 ऑफ अप्रैल और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं उन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अनगवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपसे डिस्कस करूंगा उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे इस लेक्चर में, तो उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। लास्ट कुछ लेक्चर से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, इससे लॉस आपका ही होगा क्योंकि मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आपको उन लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लर्न करवाऊं ताकि वो आपके माइंड में जो है वो उस टाइम पे रहे जिस टाइम पे आपको उनका आंसर करना हो। ठीक है, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस लेक्चर में इस पीडीएफ को का जो पेड पैकेज है वो परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज की कॉस्ट में आपको ये पीडीएफ का पेड पैकेज मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्लस नोट्स, वीकली कंपाइलेशन की पीडीएफ्स और मंथली मैगजीन्स भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा एक लेक्चर और होता है इस चैनल पे, उसकी भी आपको पीडीएफ इसके पैकेज के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू का पीडीएफ मंथली पैकेज पे लेना चाहते हैं तो वो आपको मात्र 50 रुपीज की कॉस्ट में मिल जाएगा। ऑफर भी चल रहा है, ऑफर आपको परचेस ऑफर अवेल करना है तो ऑफर भी अवेल कर सकते हैं। आपको पैकेज कैसे ज्वाइन करना है ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो 9713282838 के अंदर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। मैसेज करेंगे विद इन 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले देखिए मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लेक्चर में लगता है कि कोई चीज और ऐड करनी चाहिए, हमें लेक्चर का फीडबैक जरूर दिया करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, लेक्चर को और अच्छे से हम जो है वो आपको आपके सामने ले पाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कल का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द जेंडर संवाद इवेंट, तो वो मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपका होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ई पेमेंट कंपनी पार्टनर्ड विद एलआईसी फॉर फैसिलिटेटिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस टू द कस्टमर ऑफ एलआईसी। क्वेश्चन पूछ रहा है एलआईसी के ग्राहकों को डिजिटल भुगतान सेवाओं की सुविधा के लिए किस ई भुगतान कंपनी के एलआईसी के साथ भागीदारी की है। तो अभी आप देख रहे होंगे जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो एलआईसी आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसने एक कंपनी के साथ जो टाइप किया है डिजिटल पेमेंट के अंदर,
कि अब LIC के जितने भी कंज्यूमर होंगे, कस्टमर होंगे, वो इस पेमेंट ऐप से जो है वो भुगतान कर सकेंगे LIC को, ठीक है, पॉलिसीज में और भी तरह की जितनी भी चीजें LIC के अंदर होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी ऐसी कंपनी, अमेजॉन पे, फोन पे और पेटी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेटीएम। पेटीएम ने जो है वो पार्टनरशिप करी। आपको बताना है कि पेटीएम के चेयरमैन कौन है इस समय, ये आपको बताना है, और LIC के चेयरमैन कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। पेटीएम backed the contract due to the wide range of digital payment service it's provide. State-run Life Insurance Corporation of India has appointed Paytm to facilitate its digital payment. क्लियर है? चलिए, दो आपके क्वेश्चन है, पेटीएम के बारे में और LIC के बारे में, दोनों के चेयरपर्सन, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? चलिए, सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सेंटर एक्सटेंड ₹50 लाख इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स फॉर हाउ मेनी ईयर। तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सटेंड कर रही है जो 50 लाख का इंश्योरेंस स्कीम था आपके जो कोविड वाले हेल्थ वर्कर्स है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनके लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने निकाली थी ये स्कीम 50 लाख तक की इंश्योरेंस की, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ वर्कर्स को तो उनके लिए 50 लाख तक का बीमा होगा। तो उसको बढ़ाया गया है, कितने साल तक कितने साल के लिए बढ़ाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू एक्सटेंड द इंश्योरेंस स्कीम ऑफ हेल्थ वर्कर्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसके अंडर में होगा, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर में 1 ईयर के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर है? चलिए, the current COVID warriors insurance scheme that was launched by the government of India in 2020, लास्ट ईयर कोविड का जब ये आप कह सकते हैं कि कोविड पेंडेमिक आई थी स्टार्टिंग में, तब फ्रंट लाइन वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उस समय पे गवर्नमेंट ने जो है वो स्कीम इनके लिए लाई थी। और अब इसको जो है जो कि एंड हो रही थी मार्च 24 को, ठीक है, अभी यानी 24 मार्च को, आज कितनी है, 22 है, 2 दिन बाद ये एंडिंग हो रही थी इसकी। तो इसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर है? चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रेड रेमिडियल मेजर्स। तो आप अगर इस कंट्री का फ्लैग आप पहचानते हैं तो भाई आपको इसका राइट आंसर जरूर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। हाल ही में भारत ने व्यापार सुधारात्मक उपायों के क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगर आपको पता हो कि अभी मोदी जी को आपके बांग्लादेश की यात्रा पर भी गए थे, कोविड पेंडेमिक के बाद पहली विदेशी यात्रा अगर प्रधानमंत्री ने की थी तो बांग्लादेश की थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बांग्लादेश के लिए कौन सी, जो स्टूडेंट के लिए मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, स्टूडेंट के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। वो स्कॉलरशिप स्कीम कौन सी थी, एक ट्रेन के स्टार्ट करने के लिए बोला था उन्होंने, वो ट्रेन कौन सी थी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक ब्रिज जो है वो त्रिपुरा और त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ेगा, उस ब्रिज का भी इनॉग्रेशन हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में इन 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, एक ब्रिज, एक स्कॉलरशिप स्कीम और एक आपका ट्रेन, ये तीनों के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका आंसर मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, ठीक है, इसका आंसर। चलिए, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रेड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उनके अंदर जो है वो MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच वो साइन हुए। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी ईयर, देखिए मैंने कल आपको नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में बताया था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 अप्रैल, यानी 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है वो मनाया जाता है। और मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है वो हम कल वाले लेक्चर में यानी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हर साल भारत किस तारीख को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाता है, तो आज यानी कल जो गुजर गया यानी 21 अप्रैल को मनाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको शुरू किया था। देखिए, ICS जो एक ICS की जो सर्विस थी वो तो स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो इन्होंने यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो इस एक तरह से आप बोल सकते हैं इस सर्विस की स्टार्टिंग की। और इन्होंने एक बहुत बड़े IAS IPS IFS इसको एक बड़े आयाम में एक बड़ी सर्विस के तौर पर इसको जो है वो प्रेजेंट किया इंडिया में, है ना। तो इनको ये भी कहा जाता है कि, और इसके अंदर इन्होंने जो है वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को एज अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है वो इन्होंने दिखाया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया अगर आप कभी भी बोलता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आपको इससे रिलेट कर देना है। क्लियर है?
और इसी दिन जो है वो द सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड फॉर द सिविल सर्वेंट्स टू डेडिकेट देमसेल्फ टू द कॉज ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो मतलब आज के दिन पे मतलब कल के दिन पे सिविल सर्विसेज जितने भी मतलब जो एस्पिरेंट हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इन फ्यूचर आप लोग भी बनेंगे, ठीक है, सिविल सर्विस के अंदर जाएंगे आप लोग। तो आप लोगों को भी इस सब चीजों का ध्यान रखना है कि कंट्री के लिए सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होगी आपकी कंट्री, ठीक है, ये सब चीजें हैं। और इसके अंदर पुरस्कार भी वितरण किया जाता था। और भी देखिए, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो ये देखिए, मैं सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रॉपर लिख के लाया हूँ, ठीक है। चलिए, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ये आपको पता था। ऑल इंडिया सर्विसेज was were inaugurated by सरदार वल्लभ भाई पटेल on 21 अप्रैल at मेटकाफ हाउस इन दिल्ली। अगर आपसे पूछता है कि ये इनका जो एक तरह से इनॉग्रेशन था वो कहाँ किया गया था, तो मेटकाफ हाउस जो कि दिल्ली के अंदर है, यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया को यूनाइट किसने किया, एक इनकी जन्मदिवस को यूनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा गुजरात में बनी हुई, इसकी वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू इनका बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से। तो इंडिया को यूनाइट इन्होंने ही किया था। अगर आपसे बोलेगा कि जो अभी कश्मीर पे बहुत ज्यादा जो इश्यू चल रहा है, कश्मीर पे कब्जा भी है, तो देखिए अलग अलग लोगों से, मतलब अलग अलग, क्योंकि आपको पता है कि एक तरह से मैं बोलूँ तो आजाद नहीं हुआ था जब भारत, एक तरह से जब ब्रिटिश का शासन था, तो अलग अलग जितने भी राज्य थे, जैसे पंजाब हो गया आपका और सिंध प्रांत हो गया, ये अलग अलग राज्य थे जहाँ पे रियासतें चलती थी। वो क्या था कि वो जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के चक्कर में फंस के फैजाबाद के जो राजा थे वो भी भटक गए थे, कि वो भी बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। मतलब ऐसे अलग अलग स्टेट्स के जो रियासतें थी वो अलग अलग जगह पे, जैसे बोला गया था गांधी जी के द्वारा कि आप भारत को एक करिए, है ना। तो ये भारत को एक करने का काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था। तो उन्होंने सब जितने भी रियासतों के शासक थे उनसे साइन करवाए थे। तो वो साइन किए हुए पेपर आज भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंडर बेसमेंट में वहां पे सारे लगे हुए हैं, और वहां पे सबकी सील लगी हुई है। वहां पे जम्मू कश्मीर का भी एक लेटर, मैंने बायोग्राफी देख रहा था तो वहां पे मैंने देखा था कि वो लेटर लगा हुआ है, लेकिन उस लेटर पे सील नहीं है। और इसे यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर जो है वो अधिकृत उस पे कब्जा है पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि जो राजा थे, जब हमला हुआ था पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के ऊपर, बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह से क्लैश हुआ था, ठीक है। तो वो हड़बड़ी में आए थे और इन्होंने बोला था कि आप हमें बचा लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोला था कि आप हमें बचा लो पाकिस्तान से, ठीक है। तब इन्होंने रातों रात उस पेपर पे साइन करवाए थे, लेकिन साइन करवाते समय ये भूल गए थे उस पेपर पे स्टाम्प लगवाना, और यही सबसे बड़ी गलती थी उस टाइम पे, जो कि आज हम लोग देख रहे हैं कि क्लैश चल रहा है और कब्जा है, ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर को, इस तरह की चीजें थी। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। और देखिए, ऑन दिस डे ही एड्रेस द सिविल सर्वेंट एज द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री। तो सिविल सर्वेंट को इन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री बोला है, ठीक है। इन्होंने एक सेरेमनी भी इसके द्वारा और इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि 2006 को जो है वो बंद, मतलब 2006 तक इसको एक तरह से नॉर्मल चल रही थी, लेकिन 2006 के बाद इसको बहुत बड़ी जो एक बड़े पैमाने पर इसको मनाया गया, और तब से हर साल मनाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपको बतानी थी मेरे को। और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव पार्टनरशिप। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल की शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? मरीन से रिलेटेड, यानी ओशियन से रिलेटेड जितने भी व्यापार हो सकते हैं, जितनी भी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है वो बातें करेगा, और इनके बारे में काम भी करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। द प्रोग्राम विल सपोर्ट फ्री ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज प्रोवाइड अ ग्रांट ऑफ 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि 8.12 करोड़ रुपीस सपोर्ट टू द इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है, इसके अंदर कितना जो अमाउंट ऑस्ट्रेलिया ने दिया है एज अ, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ग्रांट, यानी मतलब अनुदान कितना दिया है, ठीक है। अनुदान और लोन में बहुत फर्क होता है। तो लोन क्या होता है? लोन जब भी दिया जाता है तो उसको वापस भी ले जाता है, लेकिन अनुदान एक अगर कोई दे रहा है, ग्रांट दे रहा है, तो याद रखिएगा अनुदान वापस नहीं लिया जाता है। मतलब अनुदान ऐसे दे के समझो कि आपने पैसे दे के भूल गए, वो सारी चीजें इस तरह से अनुदान इसको
एक तरह से समझाना था। क्लियर है? तो 8.12 करोड़ रुपीस इस इनिशिएटिव के अंदर किसने दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या कि मतलब ओशियन से जितना भी बिजनेस होता है, जितना भी सपोर्ट होता है, उन सब चीजों के बारे में काम होगा यहाँ पे। द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी एट द ईस्ट इंडिया समिट ऑन 2019। तो ईस्ट इंडिया समिट 2019 के टाइम पे जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है वो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इस बात को भी ध्यान रखना है। द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथ मैरीटाइम बाउंड्रीज। जो समुद्री सीमाओं को मजबूत करना इसका मेन एम है। ठीक है, मेन कॉमन गोल नेमली वेलफेयर प्रमोशन, वेल्थ क्रिएशन एंड कॉपरेशन विन विन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, जितने भी आप एक तरह से आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बहुत सारे जो चीजें हैं वो मैं लिख के लाया हूँ, उसको देख लीजिए आप। ये देखिए, ठीक है। तो पिलर्स ऑफ द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, कितने पिलर्स हो सकते हैं, स्तंभ कितने हो सकते हैं इस पहल के, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। मैरीटाइम रिसोर्सेज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑपरेशन, ट्रेड कनेक्टिविटी और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। इन सब के बारे में इस इनिशिएटिव में बातें होंगी, काम होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो समुद्री मार्ग से भी व्यापार फैले, और जितना भी एक तरह से आप बोल सकते हैं सपोर्ट आए, और इंडिया ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, और यही सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल रिव्यू ऑफ डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो मौत की सजा जो है, एक तरह से आप मृत्युदंड बोलते हैं, फांसी बोलते हैं, उसमें एक रिपोर्ट जारी हुई है। किसने जारी की, ये आपसे पूछ रहा है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनेस्को, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से। और इसको मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ मंथ पहले, कोविड के पहले, आई थिंक कोविड के पहले ही था, हाँ। तो इसको इंडिया से इसका इसका देखिए एक एनजीओ है, और ये फॉरेन एनजीओ है, तो इसको इंडिया से इसको जो है वो निकाल दिया गया था। निकाल क्या दिया था इन्होंने, खुद ही अपना ऑफिस जो है इंडिया से हटा लिया था। क्यों हटा लिया था? क्योंकि भाई इंडियन इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इनके फंड में, मतलब इनके अकाउंट में कुछ इलीगल फंडिंग दिखी थी, जिसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, और इन्होंने सही से जवाब नहीं दिया था। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था कि इंडिया को, कि इंडिया में ऐसे एनजीओ जो है वो काम नहीं कर सकते। लेकिन भाई इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि अगर आपके फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बताना चाहिए ना कि आपको फंडिंग कहाँ से मिली, है ना। क्योंकि कई बार होता है कि जितने भी एनजीओ होते हैं, कई बार जब हम कोई काम हो रहा होता है, तो पर्यावरण का बहाना बना के उस काम को टालने की कोशिश करते हैं, और भी मतलब कई तरह की जो क्लैशेस होते हैं वो एनजीओ करते हैं। कई बार क्या होता है, वो सच में इन्वायरमेंट को लेके अवेयर होते हैं, कई बार क्या होता है उनको फंडिंग दी गई होती है कि नहीं आप इस काम को रोको, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको कितना याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि ग्लोबल रिव्यू ऑफ डेथ पेनल्टी की रिपोर्ट किसने जारी की है? ये जारी की है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। क्लियर है? अब इसके बारे में ये बहुत ज्यादा कंटेंट था, अभी और भी ज्यादा कंटेंट है, मैं इतना आपको लेके आया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2019 के आंकड़े देखे जाए तो 657 रिकॉर्ड किए गए थे एग्जीक्यूशन, यानी मृत्यु दंड, ये जो फांसी आपको दी जाती है, मतलब लोगों को दी जाती है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी गई थी। The number of execution has grown by 26% in 2020 as the compared of 2019। तो 2019 के कंपैरिजन में 26% ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, यानी कि मृत्युदंड, ये जो आपकी फांसी है, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। इस रिपोर्ट के अंदर दर्शाया गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन हैपेंड इन चाइना, ईरान, इजिप्ट, इराक एंड सऊदी अरेबिया इन दैट ऑर्डर। तो उस क्रम में, यानी कि जो फांसी है, जो मृत्युदंड है, उस क्रम में कौन कौन आगे है? चाइना, ईरान, इजिप्ट, इराक एंड सऊदी अरेबिया, ये लोग जो है वो टॉप पे चले। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है नियम कानून बहुत ज्यादा कड़े हैं, और इस तरह की, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी में किसी भी, मतलब वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने आप समझ सकते हैं टाइट है कि वहां पे अपराध करने से पहले, और या कुछ भी ऐसी इलीगल चीजें करने से पहले लोग सोचते हैं इस तरह की चीजें। ठीक है, अराउंड 16 वुमेन हैव बीन एग्जीक्यूटेड among the 483। they were from इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड ओमान। 483 में से लगभग 16 महिलाओं को मार डाला गया था। जो आपका 483 नंबर यहाँ पे शो कर रहा हूं मैं, इसमें से 16 महिलाओं को भी मार दिया गया था इस सब चीजों के बीच में, मतलब महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया था, ये इनका कहने का मतलब है, इस रिपोर्ट में बताया है। ठीक है, द कंट्रीज सच एज इंडिया, कतर, ओमान एंड ताइवान हैव रिज्यूम्ड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर भारत को भी दिखाया गया कि भारत में तो ये सारी चीजें छोड़ दी गई थी, लेकिन फिर से शुरू की। अब की आपको एक महिला है, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अभी उनको मतलब
फांसी के लिए बोला गया है, फांसी इनको बोला गया है, मतलब स्वतंत्रता के बाद पहली महिला है जिनको फांसी दी जाएगी। ठीक है, और ऐसे फांसी के तो बहुत केसेस हैं, लेकिन महिला को ऐसी पहली महिला है की स्वतंत्रता के बाद जिनको फांसी दी जाएगी। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन अगर आपको याद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन सी वो महिला है जिनको स्वतंत्रता के बाद पहली बार उनको फांसी दी जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखा हुआ है। द कंट्रीज सच एज इंडिया, है ना, द एग्जीक्यूशन इन इराक हैव हेल्ड फ्रॉम 100 इन 2019 टू 45 इन 2020। ठीक है, तो इराक में फांसी 2019 में से 100 से घटकर 2020 में 45 हो गई। ये भी दिखा रहा है कि इराक में ये संख्या जो है वो घटी है। द एग्जीक्यूशन इन सऊदी अरेबिया हैव बीन डिक्रीज बाय 85%। सऊदी अरब में भी ये जो है घटा है, और भी तरीके और भी बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, ईरान एग्जीक्यूटेड 3 पीपल फॉर क्राइम दैट वर कमिटेड बाय देम व्हेन दे वर बिलो 18 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे दिखाया है कि ईरान ने अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए 3 लोगों को मार डाला जब वे 18 साल से कम उम्र के थे। यहाँ भी ये भी दिखा रहा है कि जो ये एज मैटर नहीं करती है। कई जगह क्या होता है, मृत्यु दंड को लेकर एज का क्राइटेरिया होता है कि मतलब अगर कोई छोटा है तो उसको कई बार छोड़ दिया जाता है। अपने यहाँ पॉक्सो एक्ट चलता है कि अगर कोई क्राइम करता है तो पॉक्सो एक्ट की तरह तहत, अगर वो 18 प्लस नहीं है तो पॉक्सो एक्ट के तहत उसको सजा दे दी जाती है। मतलब एक बहुत बड़ी सजा नहीं दी जाती, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री हैज प्लान टू पुल आउट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन इन 2025? किस देश ने 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलने और अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने की योजना बनाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको किसने किसने बनाया था? तो उसको बनाया था आपके कनाडा ने, यूरोप ने, और आपका यूएसए ने, और जापान ने। ठीक है, इन सब लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कहाँ बनाया था? रशिया ने मिलकर बनाया था 1998 में। ठीक है, वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ है, मैं मतलब कैसा दिखता है, तो ये आपको फोटो में मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड में फिर देख, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर घूम रहा है, जहां पर जो है वो मैंने आपको कई बार पढ़ाया होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इतने लोगों को छोड़ने के जो रॉकेट है ना, तो वहां पे वैज्ञानिक जाते हैं और रिसर्च वगैरह करते हैं, यहाँ पे रह के, यहाँ पे रुक के। तो रशिया भी बोला है कि भाई हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के से बाहर निकलेंगे और अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ये इन्होंने किसने बोला है? रशिया ने बोला है। कब तक बनाएंगे? 2025 तक। रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक। Which of these recently achieved a milestone in the development of air independent propulsion system? आपको AIP के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, AIP क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी सबमरीन जो है इंडिया में कमीशन हुई थी जिसमें एआईपी टेक्नोलॉजी जो है यूज की गई है। ठीक है, एआईपी टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको बता दूं कि ये आप देख रहे हो, ये ऊपर कुछ लगा हुआ है, ये चिमनी है। ठीक है, क्या है? ये एक सबमरीन है, एक पनडुब्बी है। जब ये पानी के अंदर जाती है, ठीक है, जब ये जितनी देर ये पानी के ऊपर रहती है तो ये यहाँ पे फ्यूल जलता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूल को भाई ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, तो फ्यूल जलता है, तो ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं यहाँ से निकलता है। मतलब फ्यूल का जो जलने के बाद बर्निंग प्रोसेस है वो यहाँ से होती है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो बैटरीज होती हैं जो चार्ज हो रही होती हैं, जब ये पानी के अंदर डिप करता है यानी पानी के अंदर जाती है, तो जो एआईपी टेक्नोलॉजी ही आपकी होती है जिससे ज्यादा से ज्यादा देर तक पानी में पनडुब्बी रह सकती है। यानी आपकी जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है, इसी के दौरान, इसी के मुताबिक, मतलब इसी के अकॉर्डिंग, इसी की मदद से पानी के अंदर सबमरीन ज्यादा देर तक रह सकती है। और अभी इसके ऊपर रिसर्च कौन कर रहा था, काम कौन कर रहा था, किसको सफलता हासिल मिली है, जो क्वेश्चन पूछा है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। क्लियर है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी सबमरीन जो कमीशन हुई है इंडिया के अंदर जिसमें एआईपी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। क्लियर है? तो ये जो डीआरडीओ काम कर रहा था, इसने क्या किया भाई, और देर तक जो है सबमरीन आपकी पानी के अंदर रह पाएगी। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं। अगर आपसे पूछता है कि कौन काम कर रहा था, तो नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी NMRL जो डीआरडीओ की है, वो इसके ऊपर काम कर रही थी। इसको डेवलप किया इन्होंने। और अभी तक ये टेक्नोलॉजी किसके पास है, तो मतलब कौन सी कंट्री के पास है, तो ये यूके, यूएस, है ना, इन कंट्रीज के पास है, लेकिन इंडिया के पास नहीं है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंडिया के पास भी अभी इस टेक्नोलॉजी को होगा, मतलब ये टेक्नोलॉजी होगी। द एयर प्रोपल्सन सिस्टम अलाउज टू द सबमरीन टू द स्टे फॉर लॉन्गर आवर इन वाटर। ये लंबे घंटे तक, मतलब ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती थी। आपको एक मूवी याद होगी,
मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है इस समय। अच्छी मूवी थी, मतलब वो सबमरीन के ऊपर थी, आइनेस गाजी, दगाजी, सॉरी, दगाजी अटैक, दगाजी अटैक, हाँ। तो उसके अंदर भी यही दिखाया गया है कि मतलब उसमें एआईपी टेक्नोलॉजी के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन हाँ उसमें यही दिखाया गया कि पानी के अंदर कितनी जा सकती है। और यही जो खास बात थी उसकी कि इसी वजह से वो जो है वो इंडियन जो वहाँ पे टीम थी, जो इंडियन नेवी थी, वो जो है वो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल ऑपरेट कर पाई थी सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ गए कि आईपी टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये आपको अगर यहाँ पे पढ़ना हो तो मैंने आपको एज इट इज प्रोवाइड करवा दिया है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, विच इंडियन फिल्म हैज वॉन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर एट द मॉस्को फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म पुरस्कार जीता है? तो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जो जीता है, ये जीता है आपका ऑप्शन नंबर 1, पुगलिया। ये पुगलिया जो है वो एक मराठी मूवी है, जो एक डॉग और 2 चिल्ड्रंस के ऊपर बेस्ड है। और हालांकि मैंने इसको आज ही देखा है, तो अगर भाई इसका हिंदी वर्जन आएगा तो मैं सोच रहा हूँ देखूंगा। चलिए, वो तो बात की बात है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो विनोद सैम पीटर इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। ठीक है, इसको जो है वो चुना गया है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म के अंदर, जो है वो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के अंदर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी। डायरेक्टर कौन है? विनोद सैम पीटर। अगर दो चीजें आपसे पूछेगा, फिल्म का नाम पूछेगा और डायरेक्टर का नाम अगर पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। आज का जो आपका क्वेश्चन है, 8th जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर हैज बीन कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। जल्दी से आंसर दे दीजिए। आज है आपका वर्ल्ड अर्थ डे 2021। आज है क्योंकि 22 अप्रैल। आज बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तो आपके कल के लेक्चर के लिए आप बहुत ज्यादा तैयार हो जाइएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई 22 तारीख को जो बिडेन जो है वो 40 कंट्रीज के साथ, 40 कंट्रीज के साथ एक बैठक करेंगे क्लाइमेट के ऊपर और वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर। जो इनका एक, इन्होंने अभी एक राजदूत भी भेजा हुआ था, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि वो भाई चाइना और यूएस साथ में क्लाइमेट के ऊपर काम करेंगे, है ना? आपको पढ़ाया था ना? तो आज के दिन बहुत सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, आपको याद रखना है वर्ल्ड अर्थ डे 2021, इसकी थीम क्या है? रिस्टोर अवर अर्थ। क्लियर है? चलिए, तो यहीं तक था हमारा लेक्चर। और पीडीएफ आपको परचेज करनी है तो पीडीएफ को मैंने बता दिया कैसे परचेज करनी है। हाँ, इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप तैयारी में नए हैं तो ये सी सेट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है और हिस्ट्री का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसकी डेमो क्लासेस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल पे आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, डिटेल सॉल्यूशन है। सारी चीजें आपको एज इट इज प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? परचेज करने के लिए आपको मैसेज करना है 9713282838 के अंदर। ठीक है, चलिए। और सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल कोर्स है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी भी डेमो क्लासेस चैनल के अंदर पड़ेगी। क्लियर? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और हाँ, लेक्चर का फीडबैक जरूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में। ओके।